बहुत स्वागत है इसी केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन की सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज एक दूसरी टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए, जैसा कि नाम से ही आपको बहुत क्लियर है कि इस रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो स्प्लिट अप होते हैं, वो डिकम्पोज होते हैं, मतलब एक प्रकार से वो टूटते हैं और टूट कर प्रोडक्ट के फॉर्म में एक नई चीज़ को बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो जो रिएक्टेंट लिया गया है उस रिएक्टेंट का टूट जाना, उस रिएक्टेंट का डिकम्पोज हो जाना और डिकम्पोज होकर फिर नए प्रोडक्ट्स के रूप में बनना, दिस इज़ कॉल्ड द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपके स्क्रीन पर भी यहाँ दिख रहा है कि एक लड़की लैब में एक टेस्ट ट्यूब को होल्ड किए हुए है और उसको जो नीचे आपका गैस बर्नर है उसकी मदद से वो रिएक्ट करा रही है। एंड समटाइम वी स्प्लिट द थिंग्स इनटू द डिफरेंट materials by imposition of the heat also. So अगर मान लीजिए आप हीट डालकर कोई रिएक्शन करा रहे हैं तो वहाँ डिकम्पोजिशन होगा, तो उसका हम लोग बोल देंगे कि भाई हीट के कारण हुआ है इसलिए थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम लोग एक एक करके इसमें आगे की ओर देखेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि मान लीजिए अभी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट ही किया जाए। एक्सपेरिमेंट के तौर पे कि हमें फेरस सल्फेट का 2 ग्राम फेरस सल्फेट का आपका क्रिस्टल लिया जाएगा। फेरस सल्फेट लेबोरेटरी में पाया जाने वाला एक बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स है जो हल्का ग्रीनिश कलर का होता है, आपके स्कूल वगैरह की लेबोरेटरी में दिखाई देगा। देखिए, तो ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो है इसको एक ट्यूब में ले लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में, और यहाँ पर उसके कलर्स को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो इसके कलर्स जो है ना वो लाइट ग्रीनिश होगा। कैसा होगा? लाइट ग्रीनिश, लाइट ग्रीनिश कलर का होगा। किसका कलर होगा जी? तो फेरस सल्फेट का। तो FeSO4 इसका फॉर्मूला होता है ना। और ये फेरस सल्फेट जो हुआ इसका कलर जो है आपको लाइट ग्रीनिश कलर का होता है। इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी मिले होते हैं और इसको जो है एक फ्लेम के द्वारा इसको गर्म किया जाता है। और गर्म करने के बाद जो है इसमें से आप देखेंगे कि कुछ गैसेस वगैरह निकलती है, ठीक है। और गैसेस निकलने के बाद हमें कैसा लगता है या उसका कलर कैसा होता है इसके बारे में हम अभी फिर देखेंगे। देखिए यहाँ पर इसमें क्या होता है बच्चों, देखिए ये FeSO4 जो फेरस सल्फेट है, इस फेरस सल्फेट को जब हीट किया जाता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। वो जो हल्का लाइटिस ग्रीनिश कलर का होता है वो लाइटिस ग्रीनिश कलर से बदल कर वो आपको डिफरेंट कलर हो जाता है, आप कह सकते हैं वाइटिश कलर हो जाता है। इसके पीछे क्या कारण होता है कि उस टेस्ट ट्यूब में जो फेरस सल्फेट होता है उसको जब हीट किया जाता है तो ये 2 कंपोनेंट जैसे कि फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और इसमें कुछ वाटर के क्रिस्टल्स भी जुड़े होते हैं जो हट जाते हैं। और फिर ये SO4 जो है वो 2 इंग्रेडिएंट्स में, एक सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और एक सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। और वो जो आपने यहाँ पर देखा जो धुआं जैसे निकलते हुए जो इस पिक्चर में दिखा रहा है, ये बेसिकली आपका SO2 गैस है और ये SO3 गैस है ना। और इसका स्मेल कैसा होता है? सफोकेटिंग स्मेल होता है, सफोकेटिंग स्मेल होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि ये एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो अब आप देखेंगे कि फेरस सल्फेट को जब हम लोगों ने हीट किया तो अब क्या है कि हीट करने के कारण ही ये फेरस सल्फेट डिकम्पोज हुआ, तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ। अब आप लोग जैसे देखेंगे इसके फार्मूलाज वगैरह को लिखेंगे तो इसमें होता क्या है कि इन दिस रिएक्शन इट कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट्स ब्रेक डाउन इनटू simpler product. FeSO4 break down into simpler product. Here you see saw that 1 2 3 three products have been obtained from FeSO4. This is decomposition reaction. Ferrous sulfate crystal, when it is ferrous sulfate is in crystalline form, it includes 7H2O molecule also. That's why its color is light greenish. ये आप लोग आगे क्लासेस में जब जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि ये 7H2O के होने के कारण इसके कलर ग्रीनिश क्यों होते हैं। तो ये क्या होता है, हीट करने पर वाटर को लूज कर देता है और कलर जो है ना क्रिस्टल का चेंज हो जाता है। जनरली ये वाइटिश कलर में ही चेंज हो जाता है और उसके बाद ये डिकम्पोज हो जाता है FeSO4 फेरिक ऑक्साइड में। फेरस और फेरिक जो है ना दो इसके
स्टेट्स होते हैं आयरन के, आप देखेंगे फेरस और फेरिक, फेरस में डबल 2 चार्जेज होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, और फेरिक में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात भी आप लोग जब 10th क्लास पढ़ के आगे निकल जाएंगे तब वहाँ पर आपसे चर्चा की जाएगी, लेकिन तत्काल में मैं आपको यही बता दूं कि ये फेरस और फेरिक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये फेरिक ऑक्साइड में बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया और सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया। अब फेरिक ऑक्साइड क्या हो गया जी, एक सॉलिड हो गया, लेकिन वहीं पर आप देख रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या है, ये दोनों क्या है, गैसेस हैं, ये गैस के फॉर्म में हो गया। अब जैसे देखिए फेरस सल्फेट हमने क्रिस्टल लिया था सॉलिड फॉर्म में, और ये डिकम्पोज होने के बाद एक कंपोनेंट तो इसका सॉलिड बचा और दूसरे 2 कंपोनेंट्स जो बाहर इसमें से निकले वो आपके क्या बन गए, वो आपके गैसेस बन गए। अब उसी तरीके से हम लोग एक दूसरा कंपाउंड भी देखते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3, ओके, इसको चूना पत्थर भी बोलते हैं, लाइम स्टोन बोलते हैं इसको। बेसिकली ये सीमेंट इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज़ किया जाता है। तो जब इसको हीट किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट हीट करने पर ये जो CO3 है ये तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकल जाता है वो बाहर, और कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है जिसको क्विक लाइम बोलते हैं। और इसी CO को हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में H2O के साथ रिएक्ट कराकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया था। तो देखिए यहाँ पर जो ये कैल्शियम ऑक्साइड है इसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। तो अब यहाँ पर इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि कैल्शियम ऑक्साइड इज़ कॉल्ड द लाइम और क्विक लाइम, और इसका बहुत सारा यूज है। वन ऑफ द यूज इज़ इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। जब सीमेंट बनाया जाता है सीमेंट में इस क्विक लाइम का इस्तेमाल किया जाता है। और आप देख रहे हैं कि जब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम लोग हीट करके जब कैरी आउट करते हैं, जब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन की शुरुआत हीटिंग के द्वारा होता है तो हम लोग इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट अंडर द हीटिंग कंडीशन, ओके, हीट करके इस डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को कैरी आउट किया गया है। आइए हम लोग दूसरा देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है, लाइम स्टोन, इसको हम यहाँ पर हीट किया गया, और हीट करने से देखिए कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम बना और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। इसका बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूजेज होता है। ये खासकर इसका सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल यूजेज, पहले तो क्विक लाइम का इस्तेमाल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाकर घर में पुताई वगैरह में भी हुआ करता था लेकिन आजकल इसका वो तो बंद हो गया। आजकल सिंथेटिक कलर्स आ रहे हैं डिस्टेम्पर वगैरह घर में रंगाई के लिए। तो आजकल जो इस्तेमाल हो रहा है बच्चों, वो इस्तेमाल इसका सबसे ज़्यादा सीमेंट की इंडस्ट्री में हो रहा है। तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है इसके लिए। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि कुछ दूसरे रिएक्शन एग्जांपल्स भी देखते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, जिसको कि हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि हम लोग एक बर्नर, गैस बर्नर की मदद से, और यहाँ टोंग से जो है एक टेस्ट ट्यूब को पकड़ लिया है और इसके अंदर में लेड नाइट्रेट डाल दिया है। कौन सा केमिकल है? लेड नाइट्रेट। इसका जो फॉर्मूला होता है वो लेड Pb है ना, और ये PbNO3(2). ये लेड नाइट्रेट हो गया। लेड नाइट्रेट एज सॉलिड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? ये सॉलिड फॉर्म में होता है। और यहाँ इस लेड नाइट्रेट को आप देख रहे हैं टोंग की मदद से जब इसको हीट किया जा रहा है तो हीट करने से इसमें जो है गैसेस निकल रहे हैं। कौन से गैसेस निकल रहे हैं? देखिए सबसे पहले तो लेड नाइट्रेट जो है वो स्प्लिट होकर लेड ऑक्साइड, जो कि सॉलिड पार्ट रहेगा सॉल्ट की तरह फॉर्म में, वो तो इसी के अंदर रह जाएगा, ठीक है। और इसमें से जो गैसेस निकलेंगे वो देखिए ऑक्सीजन निकलेंगे और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये 2 गैसेस जो हैं इससे बाहर निकलता है। और इसका भी अपना एक पर्टिकुलर स्मेल होता है, तो जिससे पता लगाया जाता है कि हाँ भाई इसमें से नाइट्रोजन निकल रहा है। तो लेड नाइट्रेट को जो है अंडर हीटिंग कंडीशन हीट डालने से ये लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता है, जहाँ ये 2 गैसेस हैं और ये जो है लेड ऑक्साइड सॉलिड होगा। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप लोग इसको लेबोरेटरी में भी कर सकते हैं कि 2 ग्राम लेड नाइट्रेट को लेना है और इसको जो है आप टेस्ट ट्यूब में डालकर पानी में मैंने इसको टेस्ट ट्यूब में डाल के इसको हीट करना है, ओके।
तो हीट करने से फिर इसमें से आप देखेंगे कि ये लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट होके और इसमें से गैसेस निकलते हैं बाहर। आइए, एक सबसे फेमस जो है एक्सपेरिमेंट होता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। आपको मालूम है कि वाटर के अंदर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं और दोनों मिलने से बनता है, एंड बट इट इज़ नॉट सो ईजी टू स्प्लिट दैट H2O इंटू हाइड्रोजन गैसेस एंड ऑक्सीजन गैसेस। लेकिन इसकी एक प्रोसीजर है इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें हम लोग एक एनोड लेते हैं और एक कैथोड लेते हैं और उसको जो है बैटरी से मतलब सेल से जोड़ दिया जाता है। तो अब आपको मालूम है, यहाँ देखिए एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। तो देखिए एनोड पे और कैथोड पर जब हम इससे हीट डालते हैं तो वाटर्स क्या होते हैं अंडर इलेक्ट्रिसिटी, अंडर इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस, ये H2O जो है टूट जाता है। H2O जो है आपका, H2O जो है ये दो भागों में टूटता है, एक H2 गैस में टूटता है और दूसरा जो है आपका ऑक्सीजन गैस में टूटता है। तो अब देखिए ये H2 जो है वो बेसिकली जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है और O2 निगेटिवली चार्ज होता है। तो ये दोनों एक अपोजिट चार्जेस वाले इलेक्ट्रोड की ओर अट्रैक्ट होते हैं। तो अब आप देखेंगे कि ये जो दो टेस्ट ट्यूब है जिसमें जो कि ऑलरेडी वाटर से भरा है और दोनों में ग्रेफाइट रॉड वाला इलेक्ट्रोड डला हुआ है, ये क्या है, ये आपका इलेक्ट्रोड है। तो ग्रेफाइट रॉड वाला इलेक्ट्रोड डला हुआ है। तो जब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस यानी 6 वोल्ट का बैटरी है, बैटरी की पावर हुई है पोटेंशियल डिफरेंस, तो जब इससे चार्जेस डाले जाते हैं तो देखिए ये कैथोड जो है यहाँ पर आपके हाइड्रोजन गैस आ रहा है, मतलब ये निगेटिवली चार्ज है यहाँ पर, इसलिए इस पर H2 पॉजिटिवली चार्ज गैसेस आया और एनोड जो है आपका देखेंगे पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसीलिए इसके ऊपर में आपके ऑक्सीजन्स जो है यहाँ डिपॉजिट हो गए। ठीक है, तो इस चीज़ों को ध्यान में आप रखेंगे और इसके द्वारा जो है हम लोग दो अलग अलग इलेक्ट्रोड पे, खासकर जो है कैथोड और एनोड पे इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के द्वारा डिफरेंट गैसेस को हम लोग पाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि कैथोड पे हमने हाइड्रोजन को पाया और एनोड पे हम लोगों ने ऑक्सीजन को पाया। तो इसमें जो है इस चीज़ों को बहुत ध्यान देना है। इसकी जो प्रोसीजर है यहाँ बिल्कुल लिखा हुआ है, जैसे कि इलेक्ट्रोड को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़िए इसी सर्किट के हिसाब से। अब उसमें क्या है, फिट द मग विथ वाटर सच दैट इलेक्ट्रोड आर इमर्स्ड। अब इसमें ऐसा हो कि इलेक्ट्रोड पानी के अंदर घुसा हुआ हो। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर। अब देखिए वाटर के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड क्यों जोड़ते हैं, आपको पहले भी पिछले क्लासेस में आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा प्योर वाटर होता है वो इलेक्ट्रिक का कंडक्टर नहीं होता है, उसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, आयंस चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को मूव ऑन करवा सके, चार्जेस को मूव ऑन करवा सके। तो इसीलिए जो है इसके अंदर में अगर हम लोग थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड के ड्रॉप्स मिला देते हैं, इट डिकम्पोजेज इनटू स्प्लिट इनटू देयर आयन एंड इट कैरीज द इलेक्ट्रिसिटी वेरी फास्ट। ओके, अब देखिए इन दोनों को इन्वर्ट करके इलेक्ट्रोड पे रख देना है। उसके बाद स्विच ऑन करंट एंड लीव द apparatus अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। अब ऐसा नहीं है कि तुरंत में ही स्विच ऑन करते इसमें गैसेस दिखने लग जाएंगे आपको। जब आप स्विच ऑन करेंगे तो थोड़ा ये समय लेगा, तो लेट गिव देम some time and after that you will see that the bubbles are coming out from in and around of the electrode जो होगा उसके चारों ओर से जो है आपको लगेगा कि जैसे बबल्स जो है आ रहे हैं, दैट बबल्स इज द गैस। यहाँ देखिए अब देखेंगे आप लोग कि जो गैसेस निकलेगा उस गैसेस में सबके वॉल्यूम्स बराबर नहीं होंगे। आप देखेंगे कि जहाँ हाइड्रोजन्स के वॉल्यूम ज़्यादा होगा वहीं ऑक्सीजन की वॉल्यूम्स जो है थोड़ा कम होता है ना। अब जब इसके भर जाएगा इसके अंदर में गैसेस, फिर आप उसको रिमूव कर लीजिए। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट है आपकी लेवल पे, तो यू हैव टू परफॉर्म इट एज पर द फैसिलिटी अवेलेबल इन योर स्कूल। बट this electrolysis of H2O is very important reaction when the matter of explaining the decomposition reaction comes. So this is one of the great example of decomposition reaction. और बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस जो है हमारे एग्जाम्स वगैरह में भी 10th के एग्जाम्स के बोर्ड वगैरह के एग्जाम में ये आते हैं।
हम लोग दूसरा रिएक्शंस देख लेते हैं। एक दूसरा उदाहरण है कि जैसे मान लीजिए सनलाइट है, उसकी प्रेजेंस में चाइना डिश जो चीनी मिट्टी का बना होता है, तो उसमें आपने जो है एक केमिकल ले लिया, सिल्वर क्लोराइड। ओके, सिल्वर क्लोराइड इज ए केमिकल अवेलेबल इन योर लेबोरेटरी। तो अब मान लीजिए इसको धूप में आपने डाल दिया, उस चाइना डिश में रख के, वो छोटा सा चीनी मिट्टी का प्लेट होता है, उसको लोग चाइना डिश बोलते हैं। चाइना डिश में उसको डाल दिया और डालने के बाद उसको सनलाइट में छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाता है। इसका कलर चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड, ये जो सिल्वर क्लोराइड है, ये क्लोराइड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, चेंजेज। अब सवाल उठता है कि व्हाट कलर इट्स मेक्स, व्हाट कलर इट मेक्स, कौन सा कलर भाई अपीयर होता है, कौन सा कलर बनाता है ये। देखिएगा, आप ऐसा देखेंगे कि ये जो है वो और क्यों करता है। तो सबसे पहला है कि अ रिएक्शन अकर्स बिटवीन सिल्वर क्लोराइड, ओके, सिल्वर क्लोराइड एंड सनलाइट। सिल्वर क्लोराइड और सनलाइट के बीच में एक रिएक्शन होता है और जिससे कारण इसका कलर चेंज हो जाता है। हम लोग देखें कैसा कलर हो जाता है। इसका कलर आप देखेंगे कि ये ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप देखिए सिल्वर क्लोराइड AgCl, इसका फॉर्मूला हुआ। तो AgCl को जब सनलाइट में एक एनर्जी होती है, H इसका पावर होता है। जब आगे क्लासेस में आप लोग जाएंगे तो जानेंगे कि ये एनर्जी कहाँ से आता है। ये अभी आप लोगों को जानने का नहीं है, मैंने जस्ट बता दिया आपको। तो सिल्वर क्लोराइड जो है जब सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो ये क्लोरीन गैस बना देता है और सिल्वर को सॉलिड के फॉर्म में छोड़ देता है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि इस रिएक्शन का यूज कहाँ होता था। तो इस रिएक्शंस का यूज जो है ना, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो पहले हुआ करती थी, तो उस फोटोग्राफिक प्लेट्स पे इसका इस्तेमाल किया जाता था ताकि एक नेगेटिव उसके बन सके। ओके, और उसके बाद फ़ोटो उससे डेवलप किया जाता था, है ना। तो यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे कि लाइट एनर्जी का इस्तेमाल किया गया, लेकिन लाइट एनर्जी में भी जो है हीट अवेलेबल था। ओके, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हम लोगों ने जो केमिकल्स लिए अभी तक एग्जांपल्स में देखा, वहाँ हम लोगों ने हीट का इस्तेमाल करके, लाइट का इस्तेमाल करके, इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करके दिए गए केमिकल्स को हम लोगों ने स्मॉल दूसरे केमिकल्स में इसको ब्रेक डाउन किया। ओके, तो अब आप देखिए कि वैसे रिएक्शंस जिसमें हीट इवॉल्व नहीं हो बल्कि हीट को बाहर से देने की ज़रूरत पड़ती हो, बाहर से हीट उसको दिया जाए, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शंस में आपको हीट वगैरह जो है बाहर से दिया जा रहा है, और जिस रिएक्शंस में हीट निकलता हो रिएक्शन से, दैट इज कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे पिछले रिएक्शंस में हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोगों ने क्विक लाइम को रिएक्ट करवाया था वाटर से, तो क्विक लाइम को जब वाटर से रिएक्ट करवाया था तो आपने देखा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बना, बट इट साइमल्टेनियसली इवॉल्व्स अ ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट ऑल्सो। वो पूरा बॉयल्ड हो गया, स्टीम निकलने लगा, बहुत तेज़ी से उसमें से हीट भी निकला। तो यहाँ इस ध्यान देने की ज़रूरत है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि आप हीट निकल नहीं रहा है, लेकिन इस रिएक्शंस को कैरी ऑन करने के लिए हमें एक्सटर्नली हीट को देना पड़ रहा है। तो दिस इज जब देना पड़े बाहर से, देन इट इज़ कॉल्ड द एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, अब यहाँ पर देख लीजिए एक सिल्वर ब्रोमाइड वाला एग्जाम्पल है। सिल्वर ब्रोमाइड में भी सेम केस होगा, यहाँ सिल्वर क्लोराइड लिखा हुआ है, लेकिन सिल्वर ब्रोमाइड में भी ये सेम रिएक्शंस कैरी ऑन होगा। आप देखेंगे कि इसमें भी ये इसको भी जो है हम लोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज किया करते थे, और हम लोगों ने देखा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी ईदर इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन रिएक्टेंट्स। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब आज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें ही एनर्जी को बाहर से दिया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड वाला भी सेम केस है, इसमें भी सनलाइट में ये डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोज होकर सिल्वर बना दिया और ब्रोमीन गैस के रूप में निकल जाता है। ठीक है,
बच्चों इस डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में कुल मिलाकर यही सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे और मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। आप इसको बार बार कंटिन्यूअस देखिए, अब जो भी डाउट्स है आपके क्लैरिफाई हो जाएंगे। थैंक यू।